गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, हम मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे, ठीक है ना। मार्केट स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे थे। हमने परफेक्ट कंपटीशन को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारे पास पहली जो वीडियो है, पहला पार्ट इसको बोल सकते हैं मोनोपोली का, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं बता देता हूँ एक बार आपको। यानी कि सबसे पहले मोनोपोली क्या होती है, उसके बाद में प्योर मोनोपोली क्या होती है, डेफिनेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद में डिमांड कर्व कैसा होता है मोनोपोली के अंदर, रेवेन्यू कर्व कैसा होता है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद में दोस्तों हमारे पास आती है अजम्पशन। इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम दोस्तों बात करेंगे बारी बारी से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोनोपोली के बारे में। मोनोपोली जो है एक ग्रीक वर्ड मोनोपोलिन से लिया गया है। किससे लिया गया है? जो ये एक ग्रीक वर्ड था, ठीक है ना। ग्रीक वर्ड मोनोपोलिन से लिया गया। इसका मतलब क्या होता है मोनोपोलिन का? इसका मतलब होता है बिक्री का एकमात्र अधिकार, ठीक है। मोनोपोली क्या होती है? यानी यहाँ पर बेचने वाला केवल एक होता है, सेलर जो होता है वो बिक्री करने वाला जो है वो एक होता है, और जो खरीदने वाले होते हैं, ठीक है ना, जो बायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। एक ही फर्म होती है जो पूरी मार्केट के जितने भी कंज्यूमर हैं उन सब की डिमांड को एक फर्म पूरा करती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्योर कंपटीशन जो है, प्योर मोनोपोली भी बोलते हैं। प्योर मोनोपोली क्या होती है दोस्तों? कि बाजार के अंदर एकमात्र ही ऐसी एक ही फर्म होती है, एकमात्र फर्म होती है जो पूरे बाजार की डिमांड को पूरा करती है। उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, उसको बोलते हैं प्योर मोनोपोली। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, जैसे आपके शहर के अंदर जो है किचन में काम आने वाली जो गैस है उसकी एक एजेंसी है, जैसे इंडेन है, तो वो पूरे देश के अंदर क्या है वो सप्लाई दे रही है। इसलिए इंडेन इनको किचन में यूज होने वाली गैस में उसको क्या है, एकाधिकार प्राप्त है। क्योंकि किचन में जो एलपीजी यूज होती है, जो गैस यूज होती है, वो केवल एकमात्र फर्म है उसकी मार्केट में। अब तो बहुत सारी हो गई, लेकिन पहले क्या था, एक ही फर्म थी, ठीक है ना। तो वही सारे देश को जो है गैस प्रोवाइड करवाती थी किचन में, रसोई में जो यूज होने वाली है। या हम रेलवे का एग्जांपल लें तो अब तो मेट्रो आ गई है। उससे पहले अगर बात करें तो हम केवल भारतीय रेल के अंदर ही यात्रा कर सकते थे, तो इसलिए वो एकाधिकार का एक एग्जांपल है कि एक ही ट्रेन है, उसी से हमारे को सफ़र करना है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम बिजली बोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं, जो सरकार का है ना। कोई निजी बिजली बोर्ड नहीं है, ऐसी कोई निजी फर्म नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है कर रही है, ऐसी कोई फर्म नहीं है। इसलिए ये जो है मोनोपोली के एग्जाम्पल है कुछ दोस्तों। ओके, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर फर्म और उद्योग, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है ना। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में हम पढ़ते थे कि इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर। यहाँ पर क्या होता है, इंडस्ट्री और फर्म दोनों एक ही चीज़ होती है, तो यही क्या करती है, प्राइस को डिसाइड करती है, ठीक है। ये प्राइस को डिसाइड करती है। ओके, इसके बाद में बात करते हैं एक डेफिनेशन की। कोत्सुयानी के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन दी गई है, उसमें क्या बताया गया है कि एकाधिकार एक ऐसा बाजार है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और वह जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा होता है वो उसका कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता, ठीक है। और
फर्मों के बाजार में प्रवेश करने पर प्रतिबंध होता है, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन को कोत्सुयानी ने क्या बताया है, मोनोपोली बताया है कि ऐसा बाजार अगर है कहीं, ऐसी स्थिति अगर कहीं है तो उस मार्केट को क्या बोलेंगे, मोनोपोली बोलेंगे, ठीक है। कि एकमात्र किसी वस्तु को बनाने वाली एकमात्र एक ही फर्म है, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरी चीज़, मार्केट के अंदर कोई फर्म इंटर नहीं कर सकती, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, ठीक है ना। तो कोत्सुयानी ने डेफिनेशन दी है। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास कॉन्सेप्ट है अजम्पशन का। अजम्पशन को देखते हैं। अजम्पशन अगर समझ में आ गई तो मोनोपोली अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। उसमें कोई आपको रोकने वाला नहीं है। फिर चलिए, पहली एजम्पशन क्या होती है कि यहाँ पर वन सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर, यानी कि वन सेलर एंड लार्ज बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कि बेचने वाला एक ही होता है, खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या होता है, मोनोपोली इज आल्सो एन इंडस्ट्री। क्या है, मोनोपोली इज मोनोपोली क्या है, एक इंडस्ट्री है, ठीक है ना, एक उद्योग है, ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरी बात करें तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ फर्म, ऑन द एंट्री ऑफ, नई फर्म मार्केट के अंदर इंटर नहीं कर सकती। उसके बाद में अगर बात करें तो वस्तुओं के निकटतम सब्स्टिट्यूट नहीं है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, कोई प्रतिस्थापन वस्तु नहीं है। उसके बाद में बात करें, मोनोपोली फर्म इज प्राइस मेकर। मोनोपोली फर्म जो है वो क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, कीमत विभेद, यानी कि एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक मोनोपोलिस्टिक जो है एकाधिकारी जो होता है वो एक ही वस्तु की अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस ले सकता है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद। यानी ये मार्कर जो है मैं इसकी अलग अलग प्राइस डिसाइड कर लूँगा, ठीक है ना। कोई रिच पर्सन मेरे पास आता है तो मैं इसको 20 रुपये में दूंगा, कोई गरीब व्यक्ति आता है तो मैं 10 में दे दूंगा, ठीक है ना। कोई मिडिल आता है तो उसको मैं 15 में दे दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस अलग अलग उपभोक्ताओं से ली जाती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में बात करते हैं एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व। जैसे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सप्लाई कर्व होता था, यहाँ पर क्या है, नो सप्लाई कर्व, या बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व। तो ये हमारी अजम्पशन इतनी है। दोबारा एक बार देख लेते हैं कि एक ही बेचने वाला होता है, बाकी सारे खरीदने वाले होते हैं, ठीक है। मोनोपोली एक उद्योग होता है, ठीक है ना। उद्योग और फर्म के अंदर कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। फिर रिस्ट्रिक्शन होती है एंट्री ऑफ द न्यू फर्म, नई फर्मों के मार्केट में आने पर जो एंट्री है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, अंदर नहीं आ सकती वो, ठीक है। फिर यहाँ पर नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन, जो प्रोडक्ट मार्केट में एक फर्म बना रही है उसका निकटतम स्थानापन्न नहीं है, यानी कि उसके जैसी कोई और वस्तु मार्केट में नहीं है। फिर इसकी बात करें कि मोनोपोली फर्म इज प्राइस मेकर, यानी यहाँ पर फर्म ही उद्योग होती है,
इसलिए मोनोपोली को क्या मानते हैं कि प्राइस डिसाइड मोनोपोलिस्टिक ही करता है। ओके, फिर इसके बाद में आगे बात करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? कीमत विभेद, यानी एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस लेना क्या कहलाता है? कीमत विभेद कहलाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। फिर यहाँ पर है सप्लाई कर्व। जैसे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सप्लाई कर्व होता था, यानी एमसी कर्व का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद का जो ऊपर का जो भाग होता था उसको क्या बोलते थे? सप्लाई कर्व। जैसे मान लो ये परफेक्ट कंपटीशन है हमारा, ठीक है ना, यहां पर AR MR, ये MC, ये यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है इसको क्या बोलते थे दोस्तों? सप्लाई कर्व बोलते थे। लेकिन यहां पर एब्सेंस होती है उस चीज की कि सप्लाई कर्व यहां पर नहीं होता। क्लियर? चलिए उसके बाद में बात करते हैं डिमांड एंड रेवेन्यू अंडर मोनोपोली, यानी कि डिमांड और रेवेन्यू मोनोपोली के अंदर किस प्रकार से काम करता है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर तो एक ही लाइन के ऊपर होती थी सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग होंगे। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू दो कर्व अलग अलग बनेंगे। एकाधिकार की स्थिति में जो मांग वक्र ही एक उद्योग का मांग वक्र होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर फर्क नहीं होता उद्योग और फर्म के अंदर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात करें कि एकाधिकारी का जो मांग वक्र होता है वही AR कर्व जो होता है, एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होता है उसी को डिमांड कर्व बोलते हैं, ठीक है, मोनोपोली के अंदर। और इसका जो झुकाव होता है वो लेफ्ट टू राइट, नीचे की तरफ डाउनवर्ड होता है, ठीक है ना। क्यों होता है? इसलिए होता है कि मोनोपोली जो है कम प्राइस के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्ट को बेच सकती है और ज़्यादा प्राइस के ऊपर कम प्रोडक्ट को बेच सकती है। ये दोनों डिसीजन अगर लेने हों फर्म को तो जो डिमांड कर्व है या AR MR कर्व की अगर बात करें तो वो नीचे की तरफ झुकाव उनका होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। चलिए डायग्राम देखते हैं इसका। फिर यहाँ पर इलास्टिसिटी की भी बात की गई है थोड़ी सी, उसको भी देख लेंगे। सबसे पहले हमारे को यहाँ पर बनाना है ये AR कर्व हो गया हमारा, ये MR कर्व हो गया, ये पॉइंट मान लेते हैं A, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों किस चीज़ की, कि यहाँ पर हमारे को क्या करना है, मोनोपोली के अंदर क्या होता है, यहाँ पर क्वांटिटी आ गई, ठीक है, यहाँ पर रेवेन्यू आ गया, प्राइस आ गई। ओके, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो ये एन पॉइंट है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है दोस्तों? 1 होती है, ठीक है ना। क्यों होती है 1? इसलिए होती है क्योंकि इस जो ये आउटपुट लाइन है यहाँ पर जो है MR 0 होता है, ठीक है ना। और जब MR 0 होता है तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है। इसके ऊपर की तरफ अगर हम चलेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1 होती जाती है। इसके नीचे अगर आएंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 हो जाएगी। और अगर ये यहाँ पर टच कर जाता है तो यहाँ पर 0 होती है इलास्टिसिटी। अगर यहाँ पर टच कर जाए तो यहाँ पर क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होती है, ठीक है ना। ये चीज़ें हमने पढ़ रखी है पहले। यानी ये एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों, यहाँ सिर्फ हमारे को यही समझना है कि मोनोपोली के अंदर डिमांड कर्व कैसा होता है, ठीक है ना। एवरेज रेवेन्यू और डिमांड कर्व के अंदर कोई फ़र्क होता है या नहीं होता, ठीक है ना। डिमांड कर्व एवरेज रेवेन्यू को बोले या मार्जिनल रेवेन्यू को बोले, ठीक है ना। एवरेज रेवेन्यू पॉजिटिव होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे काम करता है, टोटल रेवेन्यू जब मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसा होता है, इन सब की बात करनी है हमारे को। सबसे पहले तो इनका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। इस नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है दोस्तों? इस नेगेटिव स्लोप का मतलब ये है कि एकाधिकारी के पास 2 सिचुएशन होती है कि वो अगर प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहता है, यानी कि ज़्यादा बेचना चाहता है, तो उसे क्या करनी पड़ेगी? प्राइस कम रखनी पड़ेगी। अगर प्रोडक्ट को कम बेचना चाहता है
तो प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा। इसी रीजन के कारण, इसी कारण जो है ना दोस्तों, ये कारण है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप के होते हैं। यानी कि जब प्राइस कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होती है ना, और प्राइस ज़्यादा होती है तो डिमांड कम हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। फिर हमारे को इस पॉइंट को बताना है, यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या है, 1 है। यहाँ पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, और एवरेज रेवेन्यू को ही हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं, ठीक है ना। एवरेज रेवेन्यू को क्या बोलते हैं मोनोपोली में, डिमांड कर्व बोलते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ेंगे उसमें भी हम AR कर्व को क्या पढ़ेंगे, डिमांड कर्व पढ़ेंगे। एवरेज रेवेन्यू हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये पॉजिटिव भी होता है, MR 0 भी होता है और नेगेटिव भी हो जाता है एक टाइम के ऊपर, ठीक है ना। यानी कि संतुलित प्राइस जो है वो OP है और संतुलित उत्पादन जो है वो OQ है, ठीक है दोस्तों। ये था एवरेज रेवेन्यू। और जो है डिमांड कर्व हमारा कैसा होता है मोनोपोली के अंदर, उसके बाद में बस यही बात की गई है कि जब थोड़ी सी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्या क्या होता है। देखिए, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों ही नीचे गिर रही होती है, ठीक है ना, दोनों नीचे गिर रही है। लेकिन MR का जो गिरने की रेट है, MR के जो MR के जो गिरने की जो रेट होती है दोस्तों, वो वेरी हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, जल्दी जीरो हो जाता है और फिर नेगेटिव भी हो जाता है, ठीक है ना। और एवरेज रेवेन्यू क्या होती है, एवरेज होती है, ये इंडिविजुअल होती है, इसलिए इसमें जो चेंज आएगा वो जल्दी आएगा, ठीक है ना। यही चीज़ है कि दोनों कम होती है लेकिन MR जो है वो जल्दी कम हो जाती है, क्योंकि MR इज इंडिविजुअल, ये क्या है, एवरेज है, सब चीज़ों की एवरेज है ये, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करें तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस होता है मोनोपोली कंपटीशन के अंदर। यानी एवरेज रेवेन्यू को ही हम प्राइस मानते हैं और एवरेज रेवेन्यू कर्व को ही हम डिमांड कर्व मानते हैं, ठीक है। जहां पर ये देखिए इस लाइन के ऊपर यहाँ पर क्या है, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है ना। कि अगर OQ प्रोडक्ट को बेचा जाएगा तो वो किस प्राइस पर, OP प्राइस पर। कितना रेवेन्यू मिलेगा उसको, OPNQ, इतना रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है दोस्तों। फिर बात करें कि जब MR 0 होता है तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। जब MR कम हो रहा होता है तो टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा होता है, ठीक है ना। जब MR 0 हो जाता है तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाता है, और जब MR नेगेटिव हो जाता है तो टोटल रेवेन्यू गिरना शुरू कर देता है, ठीक है दोस्तों। फिर इन दोनों का अंतर बता देना कि AR और MR दोनों ही गिरे हुए हैं, नीचे गिर रहे हैं, लेकिन क्या है इसके अंदर, इसके जो कम होने की जो रेट है वो कम है और इसके कम होने की जो रेट है वो वेरी हाई है। तो इतनी ही बात करनी थी हमारे को इस कॉन्सेप्ट के अंदर। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है कॉस्ट अंडर मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर जो कॉस्ट कर्व है वो कैसे होते हैं उसकी बात की है दोस्तों। जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में भी पढ़ा था ना कि कॉस्ट कर्व का जो शेप है वो कैसा होता है। यहाँ पर जो TFC होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट, वो क्या होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। एक्स अक्ष के इस तरीके से बनता है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। यहाँ क्वांटिटी होगी, यहाँ प्राइस होगी, ठीक है, सॉरी कॉस्ट हो गया, ठीक है। ये TFC ऐसा होता है। उसके बाद में अगर बात करें तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है दोस्तों।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से एक्स ओ वाई कॉस्ट और क्वांटिटी, ठीक है ना। ये ना तो एक्स वाई एक्स को टच करेगा ना एक्स अक्स को टच करेगा। उसके बाद में जो कॉस्ट बच गई, कौन कौन सी कॉस्ट बच गई वो मैं बता देता हूँ आपको। एवरेज कॉस्ट बच गई, मार्जिनल कॉस्ट बच गई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बच गई। इन तीनों का स्लोप जो होता है ना दोस्तों वो क्या होता है, यू शेप का होता है, ठीक है, यू आकार की होती है। कौन कौन सी, ए बी सी एम सी ए सी करा यू आकार की होती है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। आगे हम बात करेंगे मेथड की, इक्विलिब्रियम के मेथड की। मोनोपोली के अंदर फर्म के इक्विलिब्रियम के जो मेथड होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो को भी देखना। उसको देखने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करोगे उसके बाद में साथ में जो बेल आइकन होता है उसको दबा देना, घंटी के निशान को। जब आप उसको दबा दोगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा आ चुका है, ठीक है ना। तो उसको आप देखकर उस चीज़ को सीख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।